चैप्टर नंबर 2 दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो सिंपल सा मैं अगर आपको बता दूं थोड़ा सा, तो सोशलिज्म जो कि एक आइडियोलॉजी है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोशलिज्म क्या है, कैसे आया यूरोप के अंदर। और प्लस में एक बहुत ही बड़े इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है रशियन रेवोल्यूशन, और इस रशियन रेवोल्यूशन के कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या आइडियाज निकल कर सामने आते हैं, ये सब हम लोग चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स नंबर 1 से। तो पहला पॉइंट है हमारा द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जिस समय में समाज के अंदर बहुत सारी बदलाव देखने को मिल रहा था। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 18th या 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशंस के टाइम की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, लिख कर बता दिया गया है कि प्रीवियस चैप्टर में यू हैव रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बोला है कि पिछले चैप्टर में आपने ये बात पढ़ लिया है, ये चीज पढ़ लिया है कि कैसे कुछ आइडियाज है जैसे कि फ्रीडम और इक्वालिटी पूरे यूरोप के अंदर जो है फैलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured। बोला गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है क्या करता है, तो ये एक रास्ता ओपन कर देता है और जिसके कारण जो सोसाइटी है उसमें काफी ज्यादा और काफी तेजी से जो है चेंजेस देखने को मिलता है कि एक सोसाइटी जो है कैसे बना हुआ होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जैसा आपने पढ़ा हुआ है एज यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी, ठीक है, कि 18वीं सेंचुरी के पहले जो है सोसाइटी जो था यूरोप के अंदर में वो ब्रॉडली 3 ई स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि 3 ई स्टेट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट। एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च, और उनके अंदर जो है जो एरिस्टोक्रेसी थे और जो चर्च थे, ये लोग जो है इकोनॉमिक पावर कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हुआ करता था, बहुत ज़्यादा इनके पास पावर हुआ करता था। और जो थर्ड स्टेट से लोग थे जैसे कि पीजेंट्स, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग, इनके पास जो है कुछ पावर्स नहीं हुआ करता था। तो ऐसा था सोसाइटी की, हाँ, 18th सेंचुरी से पहले जो है सोसाइटी कैसा था, ई स्टेट्स में डिवाइडेड था जिसमें एरिस्टोक्रेसी और चर्च के पास सबसे ज़्यादा पावर्स थे। और आगे अगर देखें तो सब बोला गया है कि सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन, ठीक है, और जल्दी क्या होता है रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज दिस। ये दिखता है कि हाँ, ये काफी जल्दी जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये दिखता है। देखो, तो सिंपल यहाँ से ये बताया गया है कि देखो, यूरोप के अंदर में क्या था कि 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया था ई स्टेट्स में, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट। तो लोगों का मानना ये था कि हाँ, ये नेचुरल है, ठीक है, राजा होगा, ठीक है, उसके बाद चर्च होगा, उसके बाद लोग होंगे, और ये जो लोग होंगे जो थर्ड ई स्टेट में जिनको रखा गया था, ये लोग राजा को सर्व करेंगे, चर्च को सर्व करेंगे, ठीक है, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज किया जा सकता है। In many parts of the world, including the Europe and Asia, new ideas about individual rights, who control social power, begin to be discussed। बोला गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद होता क्या है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि यूरोप और एशिया में नए नए आइडियाज जो है डिस्कस होने लगते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स, कि हर आदमी के पास जो है कुछ अधिकार होना चाहिए, और समाज के अंदर में जो पावर है वो किसके पास होना चाहिए, ऐसे कुछ आइडियाज जो है पूरे लोग डिस्कस करने लगते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर। जैसे कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इंडिया के बारे में, तो यहाँ बताया गया है कि राजा राम मोहन रॉय और डिरोजियो, ये लोग टॉक करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये लोग किस चीज के बारे में बात करते हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या महत्व है इसके बारे में। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो डिबेट करते हैं ऑन द आइडिया ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप। तो यूरोप के अंदर जो रिवोल्यूशन होता है उसके बाद जो आइडियाज निकल कर सामने आते हैं, उन आइडियाज के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कि बताया गया कि डेवलपमेंट इन कॉलोनीज इन टर्न रीसेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। यहाँ तक कि बोला गया है कि ऐसी कंट्रीज जो कॉलोनीज बन चुकी थी, इन सारी जगहों पे भी जो सोसाइटल चेंज है, ठीक है, सोसाइटल चेंज का जो आइडिया है वो हमें देखने को मिलता है कि हाँ, अब जो कॉलोनीज हुआ करते थे वो ये करने लगते हैं कि हाँ, हम जो है अब आज़ाद होना चाहते हैं, ठीक है, हमारा सोसाइटी कैसा होना चाहिए, पावर हमारे हाथ में होना चाहिए। ये सब आइडिया जो है यहाँ तक कि कॉलोनियल कंट्रीज में भी अगर बोले, एरियाज में भी बोले, तो ये चेंजेस देखने को हमको मिलता है कि सोसाइटी जो है बदलने लगती है। आगे भी बोला गया है कि अब ये जो इतनी तेजी में जो चेंजेस हो रहे थे,
ठीक है, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं, ये सब लोग सेम चेंज नहीं चाहते थे। मतलब चेंजेस चाहते थे, पर कोई चाहता था कि बहुत जल्दी चेंज हो जाए, कोई चाहता था कि धीरे धीरे चेंज हो। ऐसे जैसे कि यही यहाँ पे बताया गया है कि नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। बताया गया कि यूरोप के अंदर में सभी लोग जो है ऐसा नहीं चाहते थे कि हाँ, सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, बदल जाए। Responses varied from those who accept that some changes were necessary but wish a gradual shift। ठीक है, और ये जो इनका रिस्पॉन्स था लोगों का कि हाँ सोसाइटी चेंज, कुछ लोगों का ऐसा था कि हाँ सोसाइटी जो है चेंज होना चाहिए, ठीक है, बट चाहते थे कि धीरे धीरे चेंज हो। और ऐसे भी कुछ लोग थे, तो दोज हु वांटेड रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और कुछ लोग चाहते थे कि ये बहुत जल्दी जो है सोसाइटी क्या हो जाए, बदल जाए। तो इन्हीं आइडियाज के हिसाब से जो है हमने क्या कुछ टर्म्स दिया हुआ है, इस्तेमाल किया है लोगों के लिए, जो कि कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो ये कुछ वैसे लोगों के लिए हमने यूज किया है, ठीक है, जो इस बात पे हमने डिसाइड किया कि कौन क्या चेंज, कैसे चेंजेस चाहता है, इसके हिसाब से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। व्हाट दिस टर्म रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम, और ये पढ़ेंगे कि उस समय के दौरान इन टर्म्स का क्या जो है मतलब होता है। व्हाट सेपरेट दिस स्टैंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। बोला गया है कि क्या जो है, कौन सी चीजें इन तीनों को जो है अलग करती है, और कौन सी तीनों चीजें हैं जो इनको लिंक करके जोड़ कर रखती है। वी मस्ट रिमेम्बर दिस टर्म, ठीक है, हमें ये टर्म जो है याद रखना बहुत जरूरी है। और डू नॉट मीन द सेम थिंग दैट ऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो वर्ड्स है रेडिकल, कंजर्वेटिव और लिबरल्स, इनका वर्ड, इनका जो वर्ड्स का जो मतलब है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, उस दौरान क्या मतलब था ये हम लोग जो है जानेंगे। आज हो सकता है कि इन वर्ड्स का जो है मतलब कुछ और हो, क्योंकि समय टू समय जो है, टाइम टू टाइम जो है मतलब जो है वर्ड्स के बदल जाते हैं। आगे, we will look briefly at some of the important political tradition of 19th century and see how they influence changes। आगे बताया गया है कि हम लोग पुराने टाइम के, ठीक है, पहले के कैसा पॉलिटिकल ट्रेडिशन था इसके बारे में भी जानेंगे, और कैसे जो है चेंजेस हुआ इसके बारे में भी जानेंगे। देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स पे भी ध्यान देंगे, इन विच देयर वाज अटेम्प्ट टू रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। और उस इवेंट्स के बारे में बोला गया ना यहाँ पे कि कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम लोग देखेंगे। तो वैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखेंगे जिन्होंने रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है करने का जो है कोशिश किया था, प्रयास किया था, जिन इवेंट्स के कारण। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रसिया, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। बोला गया है कि रशियन रेवोल्यूशन के से जो है, मतलब रशियन रेवोल्यूशन से सोशलिज्म, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल आइडिया जो है बन जाता है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए 20th सेंचुरी के अंदर। ये सब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप नीचे देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ये होंगे हमारे सेकेंड लेक्चर में।